नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए चलाई जा रही स्पेशल श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में करंट अफेयर्स के साथ साथ सामान्य अध्ययन के भी प्रश्नों को कवर कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा 28 से 29 अप्रैल 2023 को तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में फूड कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेतु ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। यह समझौता किन लोगों के बीच में हस्ताक्षरित किया गया है? तो देखिए यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें आईआईटी कानपुर का इन्वॉल्वेशन है। क्लियर है? अब इसमें आईआईटी कानपुर, SIIC और AWE-IL के बीच में समझौता हुआ है। अगर हम बात कर लें SIIC के फुल फॉर्म की तो इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर, और वहीं अगर हम बात करें AWE-IL की, इसके फुल फॉर्म की, तो यह है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। क्लियर है? यानी आपको ओवरऑल ये याद रखना है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हेतु जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं उसमें आईआईटी कानपुर का इन्वॉल्वेशन है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि तुलसी घाट बहाली परियोजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा तुलसी घाट बहाली परियोजना, विदेश मंत्री S जयशंकर प्रसाद इस समय युगांडा की यात्रा पर है। वो युगांडा के कंपाला की यात्रा के दौरान वाराणसी की इस परियोजना का शुभारंभ उन्होंने किया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संजीवनी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है संजीवनी परियोजना। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला ने डायबिटीज ड्रग्स हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा नोवार्टिस फार्मा। ये जो नोवार्टिस फार्मा कंपनी है ये स्विट्जरलैंड की कंपनी है और इसके साथ भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी सिप्ला ने समझौता किया है। किसके लिए? तो डायबिटीज के ड्रग के लिए। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को दिया जाएगा। याद रखिएगा ये जो दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी हैं इन्हें अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि IMF जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अर्थात IMF ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ है उसका अनुमान क्या लगाया है? तो याद रखिएगा IMF ने 2023-24 के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ है उसको कम कर दिया है और कम करके कितना बताया है? 5.9%। क्लियर है? और पहले IMF ने इसका अनुमान 6.1 लगाया था। क्लियर है? यानी पहले ये 6.1% था, अब इसे घटाकर 5.9 कर दिया है। अब जरा आइए इसी से संबंधित जो अन्य संस्थाएं हैं उन्होंने जो भारत की ग्रोथ का अनुमान लगाया है उसको भी एक जगह देख लेते हैं। देखिए यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 में भारत की जो ग्रोथ अनुमानित की है वो है 6.3%। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने जो 2023-24 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमानित की है वो है 6.4। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 2023-24 के लिए भारत की ग्रोथ अनुमानित की है वो है 6.4। यानी अब तक जो भारत की ग्रोथ का जो अनुमान है उसमें जो सबसे कम दर्शाया गया है वो है IMF के द्वारा 5.9। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि अप्रैल से फरवरी 2023 के मध्य जो सोने की आयात में कमी हुई है वो कितने प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 30% आयात में कमी हुई है सोने की। किस दौरान? अप्रैल से फरवरी 2023 के मध्य। अब इसका मूल्य कितना हो गया है? 31.8 अरब डॉलर का ही सोना आयात किया गया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अब यहां पर देखिए एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ये मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को क्यों मनाया गया? तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 1961 को यूरी गागरिन ने वोस्ताक फर्स्ट एयरक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी। इस प्रकार वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव हुए थे, इसीलिए 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे यहाँ पे यूरी गागरिन का भी नाम याद रखेंगे और किस एयरक्राफ्ट से इन्होंने बैठकर उड़ान भरी थी? वोस्ताक। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा? तो याद रखिएगा नीलेश भगवान सांबरे को। नीलेश भगवान सांबरे को मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्लोबल एंगेजमेंट योजना क्या है? तो याद रखिएगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा भारतीय लोक कला और संस्कृति को विदेशों में प्रमोट करने के लिए जो योजना चलाई गई उसको कहा जाता है ग्लोबल एंगेजमेंट योजना। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ADB का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी ADB की टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड जिसको शॉर्ट फॉर्म में TPDPL कहा जाता है, इसमें निवेश की कितने निवेश की योजना है? तो याद रखिएगा ADB 150 करोड़ रुपए निवेश करेगा। किसमें? TPDPL में।
क्लियर है? और ये जो TPDPL है इसका फुल फॉर्म क्या है? टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन गेमों के नियमन संबंधित विधेयक को किस राज्य के राज्यपाल ने मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा, तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा ऑनलाइन जुआ निषेध का मतलब क्या? रोकना, यानी ऑनलाइन जुआ को रोक लगाने के लिए और ऑनलाइन खेलों के नियमन संबंधी विधेयक को तमिलनाडु के राज्यपाल के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमपीआई के नाम से जानते हैं, 2022 की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो याद रखिएगा, यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा जारी किया गया। क्लियर? यानी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा जारी किया गया। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि गरीबी उन्मूलन का जो लक्ष्य है सतत विकास लक्ष्य 1 के तहत, वो कब तक का है? तो याद रखिएगा 2030 तक। यानी अगर एक लाइन में कहना हो तो सतत विकास लक्ष्य 1 के तहत 2030 तक विश्व से गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य है। अगला, अगर हम भारत के संदर्भ में इस रिपोर्ट में देख लें तो भारत में 2005-6 से 2019-21 तक के बीच में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। तो ये डेटा याद रखेंगे, कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं? 41.5 करोड़ लोग। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, यानी जब हम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के शॉर्ट फॉर्म की बात करेंगे तो वो हो जाएगा PMKSK। इसका जो उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये किस मंत्रालय के तहत ये केंद्र चलेंगे? तो याद रखिएगा, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत। यानी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए जाएंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक राष्ट्र एक उर्वरक पहल के तहत पूरे देश में यूरिया केवल एक नाम के ही ब्रांड से उपलब्ध होगी। वो ब्रांड का नाम क्या होगा? तो याद रखिएगा, उसका नाम होगा भारत। यानी केवल भारत ब्रांड के नाम से ही पूरे देश में यूरिया उपलब्ध होगी। किस पहल के तहत? एक राष्ट्र एक उर्वरक पहल के तहत। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि SARS-CoV-2 इस वायरस के खिलाफ भारत का पहला एंटीडोट जो है वो क्या नाम उसका रखा गया? तो याद रखेंगे, जो भारत का पहला एंटीडोट है किस वायरस के खिलाफ? SARS-CoV-2 के खिलाफ, उसका नाम है विनकोव-19। क्या नाम है? विनकोव-19, VINCOV-19। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार 2022 सेहान करुणा तिलका को दिया गया। किसको? सेहान करुणा तिलका को बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया। ये श्रीलंका के लेखक हैं। क्लियर है? अब इनके किस उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया? तो याद रखिएगा, इनके उपन्यास का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। क्या नाम है? द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। देखिए, इस प्रश्न को दूसरे तरह से भी पूछा जा सकता है। आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा किसका उपन्यास है? तो आपका नाम लिखा रहेगा सेहान करुणा तिलका, तो आप उसको सही कर लेंगे। पूछा जाए कि बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला? तो सेहान करुणा तिलका को। अब यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि ये जो सेहान करुणा तिलका है, इनका एक और उपन्यास बहुत पॉपुलर है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है चाइना मैन। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी और राई, ये क्या है? प्रमुख रवि फसलें हैं। क्लियर? अब जरा रवि फसलों की अगर बात हो रही है तो ये जान लीजिए कि ये किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये शीतकालीन फसलें हैं। क्लियर? इन्हें अक्टूबर और नवंबर माह के मध्य बोया जाता है और इनकी कटाई कब होती है? अप्रैल से मई में। यानी रवि फसलें शीतकालीन फसलें हैं, इनकी बुआई अक्टूबर से नवंबर माह में और कटाई कब होती है? अप्रैल से मई माह के बीच। क्लियर? इस समय रवि फसल यानी गेहूं की फसलें काटी जा रही हैं। क्लियर? तो ये इसको आप वर्तमान समय से कोरिलेट करके देखेंगे, क्योंकि इस समय अचानक जो वर्षा हुई है या कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है, तो इससे ये फसल प्रभावित हुई है, तो यहां से प्रश्न आने की संभावना है। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि भारत का पहला जलवायु प्रभाव कोष बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा, भारत का पहला जलवायु प्रभाव कोष EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा। EKI एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। और इसका आकार कितना होगा? तो ये 1000 करोड़ रुपए, लगभग 1000 करोड़ रुपए के आकार का होगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 27वीं महालेखा नियंत्रक यानी CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है भारती दास। यानी भारती दास भारत की नई महालेखा नियंत्रक होंगी, अर्थात CGA होंगी। और किस क्रम की है? 27वीं। क्रम भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। यहां पर एक बात और याद रखिएगा CGA के संदर्भ में कि ये अकाउंटिंग मामले में केंद्र सरकार का प्रधान सलाहकार होते हैं। यानी अकाउंटिंग के मामले में जो केंद्र सरकार का प्रधान सलाहकार कौन होता है? CGA, वो होंगी भारती दास। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वालोंग की लड़ाई कब से संबंधित है? तो याद रखिएगा, जब भारत और चीन के बीच में
1962 में ये युद्ध के दौरान ये वॉलोंग की लड़ाई हुई थी। क्लियर है? यानी वॉलोंग की लड़ाई भारत चीन युद्ध के दौरान 1962 में हुई थी। और ये जो वॉलोंग है ये अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निर्भया फंड को प्रशासित किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, अगर प्रशासित पूछा जाएगा तो वित्त मंत्रालय, यानी निर्भया फंड को प्रशासित किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। और निर्भया फंड से संबंधित योजनाओं और प्रस्तावों की अगर सिफारिश करने की बात होगी, क्लियर है, तो वो सिफारिश करने वाला नोडल मंत्रालय कौन है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि चोल साम्राज्य के दौरान जो ग्राम प्रशासन था वो 2 इकाइयों में बटा था। उन 2 इकाइयों का नाम क्या है? तो उसमें पहली इकाई है उर और दूसरी इकाई है महासभा। क्लियर है? यानी जो चोल काल था उसमें ग्राम प्रशासन 2 इकाइयों में बटा था, एक था उर, दूसरा था महासभा। याद रखिएगा, जो उर था ये गांव की आम सभा थी और जो महासभा था ये ब्राह्मण सदस्यों की सभा थी। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि रॉस सागर कहां पर है? तो याद रखिएगा, अंटार्कटिका में रॉस सागर है। क्लियर है? अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। कहां पर? विशाखापत्तनम में। अब याद रखिएगा, ये जो विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, इसमें वाराणसी की पूजा यादव फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। क्लियर है? यानी फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक वाराणसी की पूजा यादव ने जीता। पूजा यादव के अलावा वाराणसी के रोहित यादव, मानसी यादव ने भी अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। क्लियर है? तो इन नामों को आप याद रखेंगे राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप के संदर्भ में। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि 7 से 8 जनवरी 2022 के 23 के मध्य 7 से 8 जनवरी 2023 के मध्य टैलेंट हंट का आयोजन कहां किया गया? तो याद रखिएगा, इस बीच गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव चल रहा था और इसी महोत्सव के दौरान टैलेंट हंट का आयोजन किया गया 7 से 8 जनवरी 2023 के मध्य। और उद्देश्य क्या है टैलेंट हंट के आयोजन का? तो स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देना। क्लियर? उनको टैलेंट दिखाने का एक मंच प्रोवाइड करना। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपाल की शुरुआत कहां से की? तो याद रखिएगा, वाराणसी से ग्राम चौपाल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने की। अब यह प्रश्न उठता है कि जो ग्राम चौपाल है इसकी शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, गांव की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में अब प्रत्येक शुक्रवार को इस ग्राम चौपाल का आयोजन किया जाएगा। तो यहां 2 तरह के प्रश्न बन सकते हैं, एक तो कहां से इसकी शुरुआत हुई? तो वाराणसी से। और पूछा जा सकता है कि ग्राम चौपाल कब लगेगा अब उत्तर प्रदेश में? तो प्रत्येक शुक्रवार को इसका आयोजन किया जाएगा गांव की समस्या के समाधान के उद्देश्य से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र वाराणसी में स्टैब्लिश होगा। और ये किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो IIA के द्वारा, यानी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा वाराणसी में पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे सस्ता और आधुनिक कृत्रिम हृदय किसके द्वारा बनाया गया? तो याद रखिएगा, IIT कानपुर के द्वारा। और अभी IIT कानपुर का संदर्भ कहां पर आया था? तो याद रखिएगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी हेतु जो समझौता हुआ है उसमें IIT कानपुर का पार्टिसिपेशन था। क्लियर है? तो दोनों संदर्भ में आप IIT कानपुर को याद रखेंगे। अगला देखिए, जब भी जिक्र आए तो आप पुराने डेटा को कोरिलेट कर लिया करें तो आपका रिकॉल भी हो जाएगा। अगला देखिए, गोरखपुर जिले में एक नगर पालिका थी जिसका नाम था मुंडेरा बाजार। इस मुंडेरा बाजार के नाम को बदलने की जो सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी उसको गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब इस मुंडेरा बाजार का नाम बदल के चौरी चौरा कर दिया गया है। ये कहां पर है? गोरखपुर जिले में ये नगर पालिका परिषद है। एक जगह का नाम और बदला है, उस जगह का नाम क्या है? तेलिया अफगान गांव। ये जो तेलिया अफगान गांव है ये देवरिया जिले में है। अब इस तेलिया अफगान गांव के नाम को बदलकर तेलिया शुक्ला कर दिया गया। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, याद रखिएगा, आपसे जिले का नाम भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो जिले के नाम सहित इन पूरे तथ्य को आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जगह पर है? तो याद रखिएगा, सुहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में है। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो याद रखिएगा, डॉक्टर अनीश अशफाक को साहित्य अकादमी अवार्ड 2022 दिया गया। और याद रखिएगा, ये जो डॉक्टर अनीश अशफाक साहब हैं ये लखनऊ के रहने वाले हैं। क्लियर? इनको कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी अवार्ड 2022। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के 3 जिलों को पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के तहत इसको शामिल किया गया। वो कौन कौन से जिले हैं? तो याद रखिएगा, प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। ये उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे जिले हैं जिन्हें अभी हाल ही में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के तहत लाया गया है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद। इन जिलों के पहले कुछ और जिले ऐसे हैं जिनको पुलिस कमिश्नरेट के तहत लाया जा चुका है। वो कौन कौन से, जरा उनको भी रिकॉल कर लीजिए। वो है लखनऊ, कानपुर, नोएडा और वाराणसी। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पहला ODOP मॉल, ODOP का मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉल, पहला ये मॉल कहां पर स्टैब्लिश होगा? तो याद रखिएगा, वाराणसी में पहला ODOP मॉल स्टैब्लिश होगा। कहां पर? वाराणसी में। अगला प्रश्न देखिए, एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री ने
एक स्टेटमेंट दिया और उसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है वो कुल एक्सप्रेसवे के नेटवर्क का 37.7% है। यानी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है वो कुल एक्सप्रेसवे के नेटवर्क का 37.7% है। और उन्होंने कहा कि जब यमुना एक्सप्रेसवे सहित कुछ और प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो ये 37.7% से बढ़कर यह आंकड़ा 50% पर पहुंच जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार, देखिए यहां से मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार के विभाजन हेतु जिम्मेदार नहीं थी, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्लियर? ये स्टेटमेंट किसका है? एटली का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि डिकी बर्ड प्लान किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, डिकी बर्ड प्लान 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना से संबंधित है। यानी जिसको आप विभाजन योजना कहते हैं, माउंटबेटन योजना को, जो कि 3 जून 1947 को लागू हुआ, इसे डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। यह स्टेटमेंट किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि प्रत्येक वस्तु तो प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। क्लियर? ये जवाहरलाल नेहरू। अब जरा जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कुछ और बातें भी देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तब आपका जवाब होगा फ्रैंक मोरिस। फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे। एक स्टेटमेंट और देखिए जरा, मैं एक समाजवादी गणतंत्रवादी हूं और मैं राजाओं और राजकुमार में विश्वास नहीं करता हूं। यह स्टेटमेंट किसका था? तो यह भी स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी का था। क्लियर? इन बातों को एक जगह ध्यान में रखेंगे। अगला स्टेटमेंट देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा, आगा खान ने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। किसने? आगा खान। अब ये जो सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ 1928 में दिल्ली में, इसके पीछे कारण क्या था? तो इसका कारण था 10 सितंबर 1928 को आया नेहरू रिपोर्ट। क्लियर? इसी उद्देश्य के लिए ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। और याद रखिएगा, इसी दिल्ली के सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन 1928 में शिमला घोषणा पत्र जारी किया गया। अब ये शिमला घोषणा पत्र में क्या बात कही गई थी? तो इसमें कहा गया कि मुस्लिमों की सहमति के बिना संवैधानिक सुधार मंजूर नहीं होगा। क्लियर? तो ये पूरी बातें आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी, बादशाह खां, फक्र ए अफगान के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, अब्दुल गफ्फार खान साहब को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी कहते हैं। अब्दुल गफ्फार खां को ही बादशाह खां और फक्र ए अफगान भी कहा जाता है। और इन्हें, अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में भारत रत्न मिला था, यानी 1987 में इनको भारत रत्न मिला था। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि बंबई त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब साहब को, इन तीनों लोगों को बंबई त्रिमूर्ति कहा जाता है। किसको? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब को। याद रखिएगा, इन तीनों लोगों ने मिलकर 1985 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्लियर है? ये भी बात ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया, ईयर भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कस्तूरबा और महादेव देसाई की समाधि कहां पर है? तो याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी के वर्षगांठ के अवसर पर एक दिवस आपने कल पढ़ा था। यदि आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरा उसको बताइए। हाँ, तो बात कर रहे थे कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई समाधियां कहां पर है? तो याद रखिएगा, इन दोनों लोगों की समाधि आगा खां पैलेस, पूना में है। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो याद रखिएगा, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। और ये जो पट्टाभी सीतारमैया थे, इनके बारे में एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि जो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया साहब सुभाष चंद्र बोस जी से हार गए थे। क्लियर है? अध्यक्ष पद के चुनाव में पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। और याद रखिएगा, इसी त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए तो गांधी जी से कुछ मतभेद हुए, क्योंकि जो पट्टाभी सीतारमैया साहब थे, इनको गांधी जी का सपोर्ट था। तो इस बात को लेकर कुछ अनबन हुई और सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के त्रिपुरी अधिवेशन के त्यागपत्र के बाद अध्यक्ष कौन बना? तो आपको जवाब देना है राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? तो ये पूरी बातें आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हिटली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, व्हिटली आयोग के अध्यक्ष जे.एच. व्हिटली थे। अब यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि व्हिटली आयोग के निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर सिफारिश देने के लिए व्हिटली आयोग का गठन जे.एच. व्हिटली की अध्यक्षता में हुआ था। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बंगाल दुर्भिक्ष कब से संबंधित है? तो याद रखिएगा, 1943 में बंगाल दुर्भिक्ष हुआ था। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 1892 में जो दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीत कर गए थे, वो किस सीट से चुनाव जीत कर गए थे? तो याद रखिएगा, फिन्सबरी सीट से दादा भाई नौरोजी ने 1892 में जीत हासिल की और वो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स में गए। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो याद रखिएगा, 1892 में भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रथा का प्रारंभ हुआ।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कहां हुई? तो याद रखिएगा केरल में भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, केरल राज्य में। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत में पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा उनका नाम था ईएमएस नंबूदिरीपाद। क्या नाम था? ईएमएस नंबूदिरीपाद। ये केरल राज्य के मुख्यमंत्री थे और ये स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 163 में इस बात की व्यवस्था की गई कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 163 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान कहां पर है? तो याद रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इनके लिए कोई अलग अनुच्छेद नहीं है। जहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के संबंधी नियुक्ति संबंधी प्रावधान है अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 2 में, वहीं पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के भी प्रावधान दिए गए हैं। क्लियर है? यानी याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 2 में है। अब जरा यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाएगी और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति महोदय मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उनकी नियुक्ति करेंगे। यह प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 2 में। याद रखिएगा इसमें न्यायाधीश की आयु भी निर्धारण की गई है। कितनी? 65 वर्ष। यानी अनुच्छेद 124 के सब क्लॉज 2 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो आयु निर्धारित की गई है पद के लिए वो है 65 वर्ष। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि कोई न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र अगर देना चाहता है तो वो किसको वो पत्र लिखेगा, किसके नाम? तो याद रखिएगा वो राष्ट्रपति महोदय के नाम पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश दे सकता है। क्लियर? तो ये पूरी बातें आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और पद त्याग के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है, हाँ यहां पर एक बात और ध्यान रखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए वो कौन है? वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, जिनको DY चंद्रचूड़ आप कहते हैं, उनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। वो सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख है। इसका मतलब ये कैसी संस्था हो गई? ये संवैधानिक संस्था हो गई। यानी जिस संस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित हो वो कैसी संस्था होती है? संवैधानिक। और इसमें अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति पर प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 355 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि यदि किसी राज्य पर बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति होती है तो वो उसकी रक्षा करे, अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो याद रखिएगा KM नाम्बियार ने कहा था कि राष्ट्रपति के पास जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ क्या है? धोखा है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया था सर्वप्रथम वो कब और कहां लगाया गया था? तो याद रखिएगा 1951 में अनुच्छेद 356 के तहत सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था और यह राष्ट्रपति शासन तत्कालीन पंजाब और पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पेप्सू कहते हैं, यहां पर लागू किया गया था। क्लियर है? यानी जो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा वो 1951 में पेप्सू में लगा था अनुच्छेद 356 के तहत। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का बंटवारा है इसकी सिफारिश कौन करता है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है। याद रखिएगा एक अनुच्छेद 270 है जिसके तहत आयकर का बंटवारा होगा और अनुच्छेद 272 के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क के विभाजन का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? यानी आयकर का जो बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में होगा वो होगा अनुच्छेद 270 के तहत और जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विभाजन होगा वो अनुच्छेद 272 के तहत। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि वित्त आयोग का जो गठन है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के संदर्भ में प्रावधान किया गया है और जो अनुच्छेद 280 का सब क्लॉज 1 है वो कहता है कि राष्ट्रपति महोदय 5 वर्ष या 5 वर्ष से पूर्व जैसा उचित समझे वो वित्त आयोग का गठन कर सकते हैं। किसमें? अनुच्छेद 280 के सब क्लॉज 1 में। और इसी अनुच्छेद 280 के सब क्लॉज 1 में कहा गया कि जो वित्त आयोग है उसमें एक अध्यक्ष होंगे और 4 अन्य सदस्य होंगे। क्लियर है? एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? यानी कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं जो संवैधानिक संस्था नहीं है? अगर ये कहा जा रहा है कि संविधान में उल्लेख नहीं है इसका मतलब ये संस्थाएं संवैधानिक संस्थाएं नहीं है। इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद है, योजना आयोग जिसे वर्तमान में आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं, और क्षेत्रीय परिषदें। क्लियर? ये प्रश्न आपके आयोग में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि बोहरा समिति का गठन कब हुआ था और किस उद्देश्य से हुआ था? तो याद रखिएगा बोहरा समिति का जो गठन है वो 1993 में राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच के लिए किया गया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
28 सितंबर 1993 को लागू किया गया था। क्लियर है? 28 सितंबर 1993 को। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा कब दिया? तो याद रखिएगा 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक दर्जा दिया। और ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है इसका गठन कब हुआ था? तो 1978 में। अब यहां पर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि जो अल्पसंख्यक है इनका निर्धारण किस आधार पर होता है? तो याद रखिएगा धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण होता है। अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत में कितने समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया गया है तो आपका जवाब होगा 6। अब ये 6 समुदाय कौन कौन से हैं? मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन। क्लियर? इस प्रकार आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।